नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 कृतिका भाग 2 का एक पाठ जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़े। और इस पाठ की लेखिका है मधु काकड़िया जी। तो आइए हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं वो उनका परिचय हम देंगे और फिर आप उनको उस पाठ के अंतर्गत देखेंगे और आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए हम परिचय कराते हैं सबसे पहले पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द। सबसे पहला है मेहनत कश, इसका अर्थ होता है परिश्रमी। दूसरा है अतीन्द्रियता, इसका अर्थ है इंद्रियों से परे। तीसरा है उजास, इसका अर्थ है प्रकाश। चौथा है रकम रकम, इसका अर्थ है तरह तरह के। इसका और अगला है रफ्ता रफ्ता, इसका अर्थ है धीरे धीरे। फिर है शिद्दत, इसका अर्थ है तीव्रता। फिर है मुंडकी, इसका अर्थ है सिर। इसके बाद है मशगूल, इसका अर्थ है व्यस्त। इसके बाद है अभिशप्त, जिसका अर्थ है शापित। और इसके बाद अंत में है सरहद, इसका अर्थ है सीमा। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जो आपको इस पाठ के अंतर्गत मिलेंगे और आपको पाठ को पढ़ने में समझने में काफी आसानी रहेगी। तो आइए अब हम चलते हैं, इस पाठ का संक्षिप्त सारांश बताएंगे और उसके बाद फिर हम ये पाठ पढ़ेंगे। तो इस पाठ का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है। लेखिका ने महानगरों की भाव शून्यता और मशीन की तरह भागम भाग जिंदगी से ऊब कर मधु जी दूर दूर की यात्राओं पर चली जाती हैं। वो महानगरों में रहती थी तो वहां की भागम भाग और बहुत ही उबाऊ जिंदगी से तंग आकर के कभी कभी वो इस तरह की यात्राओं पर चली जाती थी। तो उन्होंने अपने अनुभवों को यात्रा वृतांतों में शब्दबद्ध किया है। जो भी उन्होंने यात्राएं की उन यात्राओं को उन्होंने यात्रा वृतांत के रूप में शब्दों में लिखा है, वर्णन किया है। साना साना हाथ जोड़ी में उन्होंने उत्तरोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटोक तथा आगे हिमालय की यात्रा के पल पल बदलते रूप का ऐसा मनोमुग्धकारी वर्णन किया है जैसे हम स्वयं ही यात्रा कर रहे हों। उन्होंने इतना सुंदर वर्णन और चित्रण किया है जैसे हम को ऐसे महसूस होने लगता है कि हम स्वयं ही हिमालय की यात्रा का वर्णन करने लगे हों या यात्रा करने लगे हों। और इस यात्रा वृतांत की विशेषता यह है कि लेखिका मेहनती लोगों के प्रति सम्मान का भाव दिखाती है। लेखिका ने देखा अपनी यात्रा के दौरान पहाड़ों में, दुर्गम पहाड़ों में किस तरह से हमारी सेना ने और हमारे मेहनतकश भारतीयों ने वहां पर सड़कों का निर्माण किया था और इतने सुंदर गैंगटोक शहर का निर्माण किया। लेखिका ने वो देखा और उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा की। यात्राओं के से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ हम स्व से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह की यात्राओं से लेखिका ने बताया है कि हम स्व से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ और आपको इस पाठ को समझाते हैं। लेखिका कहती है अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार हिमालय की यात्रा की। सिक्किम राज्य के गैंगटोक से होते हुए और आगे हिमालय तक गई उस यात्रा का वर्णन इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पे किया है। आइए इनके शब्दों से ही हम सुनते हैं। मैंने हैरान होकर देखा आसपास जैसे उल्टा पड़ा था। मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। तो लेखिका ने देखा जब वो ऊपर पहुंच गई थी तो वहां से उन्होंने गैंगटोक शहर को देखा और वहां पे जो जलती जगमगाती हुई लाइट बल्ब थे वो ऐसे सुंदर दिखाई दृश्य बना रहे थे जैसे लग रहा हो कि आसमान को उल्टा कर दिया हो। आसमान तो ऊपर होता है लेकिन लेखिका को वो गैंगटोक इस तरह से दिखाई पड़ रहा था जैसे कि ये पूरा गैंगटोक नहीं, पूरा आसमान ही नीचे आ गया हो और इसके तारे ऊपर टिमटिमा रहे हों। तो ये शहर इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात।
और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और मैं अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालक। तो लेखिका जी कहती हैं कि मेरा सब कुछ जो है स्थगित हो गया था, अर्थहीन हो गया था। उस दृश्य को देखकर, उस सुंदर दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर खुद ही एक मूर्ति बन गई हूँ और देखे जा रही हूँ आश्चर्यचकित होकर के कि कितना अच्छा इसका सौंदर्य है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक हल्का सा प्रकाश वहां पर फूटने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। एक प्रार्थना की आवाज लेखिका के कानों में आती है और वो प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दौ प्रार्थना, हामरो जीवन तेमरो कौशली। इसका अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये शीर्षक का अर्थ है। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। तो आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। एक नेपाली युवती इस भाषा में, अपनी भाषा में ये प्रार्थना कर रही थी और लेखिका ने उसको सुना था। फिर लेखिका ने जो उनका गाइड था और वही उनका ड्राइवर भी था, गाड़ी चला रहा था, तो उससे उसका अर्थ पूछ लेती हैं और वो भी नेपाल का था। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैंने बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। अगले दिन इनको सुबह ही यूमथांग के लिए निकल जाना था, लेकिन इनका ये मन था कि ये कंचनजंगा देखेंगी। किसी ने कहा था कि यह बालकनी से सवेरे सवेरे कंचनजंगा, जो हिमालय की एक बहुत ही ऊंची चोटी है, वो दिखाई पड़ जाती है और ये हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। मौसम तो अच्छा था लेकिन बादलों से आसमान ढका हुआ था। इस कारण से कंचनजंगा हमें नहीं दिखी। ठीक उसी तरह से जैसे ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और वो नहीं खुलते, फिर दर्शनार्थी उनके दर्शन नहीं कर पाते। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम का अर्थ है तरह तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई पड़ रहे थे कि लगा फूलों के बगीचे में आ गई हूं। लेखिका ने आसपास देखा, कितने सुंदर सुंदर फूल थे, ऐसा लगा कि वो स्वयं ही उन फूलों के बगीचे में आ गई हो। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी हुई वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे बता रहा था कि वहां पर आपको बहुत सारी घाटियां मिलेंगी, पहाड़ियां मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे और फूलों से लदी हुई वादियां मिलेंगी। तो लेखिका ने पूछ लिया, क्या वहां पे बर्फ भी मिलेगी? लेखिका ने कहा कि वहां बर्फ भी मिलेगी क्या? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। तो उन्होंने कहा, नार्गे ने कहा कि चलिए तो सही। तो लेखिका का जो ड्राइवर कम गाइड था उसका नाम था जितेन नार्गे। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के मशहूर नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दिया, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती थीं। शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तो आगे जब इन्होंने देखा, बहुत सारी सफेद रंग की पताकाएं लगी हुई थीं और वो लहरा रही थी, उनपे कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। लेखिका ने अपने गाइड से पूछा कि ये क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये जो है, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, भगवान बुद्ध की यह बड़ी मान्यता है। और जब भी किसी बौद्धिस्ट की, बौद्ध धर्म के अनुयायी की, मानने वाले की कोई मृत्यु होती है, तो फिर एकांत में उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर 108 पताकाएं फहराई जाती हैं और वो सफेद रंग की होती हैं और उनको उतारा नहीं जाता, वे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत पे भी पताकाएं लगा दी जाती हैं। कहा कि जब कोई शुभ कार्य करता है, अच्छे काम करता है, जैसे कोई मकान बनाता है, कोई उत्सव करता है, कोई कार्यक्रम करता है,
तो वो पताके लगा देते हैं, लेकिन उन पताकाओं का रंग दूसरा होता है, वो रंग बिरंगी पताकाएं होती हैं, अर्थात वो उनके शुभ संकेत के सूचक होती हैं। और इसके बाद लेखिका ने देखा कि उसकी जीप में एक दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई है और लेखिका की नजर वहां पे टिक गई है। लेखिका ने वहां पर भी कई जगह, गैंगटॉक में भी कई जगह दलाई लामा के चित्र देखे थे। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध भिक्षु हैं। आजकल ये हमारे भारत में ही निवास स्थान इनका बना हुआ है। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। आगे जब वो मुस्कुराते हुए आगे चले तो उनके गाइड ने, जितेन नार्गे ने उनको बताया कि ये देखिए एक स्थान है कवि लॉन्ग स्टॉक, यहाँ पर जो देवानंद की फिल्म बनी थी गाइड, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। और तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजते के साथ संधि पर यहीं पर हस्ताक्षर भी किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल एक पत्थर है, जहां पर लेपचा और भूटिया, ये सिक्किम की दो जातियां थीं। इन जातियों में आपस में बहुत लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा था, लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा था, और वो इसी स्थान पर समाप्त हो गया था। तो उसका एक पत्थर प्रतीक के रूप में यहाँ पे रखा गया है और वो सब देख सकते हो। उन्हीं रास्तों पर देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, ये प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आगे उन्होंने क्या देखा? एक कुटिया थी, उसके अंदर एक गोल पहिया सा लगा हुआ था। लेखिका जिज्ञासु थी, उन्होंने पूछा कि जितेन ये बताओ ये क्या है? तो उसने बताया कि ये एक धर्म चक्र है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जो भी इसको एक बार घुमा देता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या मैं हंस पड़ती हूं? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। लेखिका सोचने लगती है कि वैज्ञानिकों ने कितनी प्रगति की है, वैज्ञानिक युग चल रहा है, और उसके बाद भी हमारे देश में लोगों की आस्थाएं, मान्यताएं, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं, कल्पनाएं सब जो है एक जैसी हैं। लोगों के कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विज्ञान का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोनों से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। जब ये धीरे धीरे आगे बढ़े तो इन्होंने क्या देखा? ये तो पहाड़ी पर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो रास्तों पर काम करते हुए लोग थे वो पीछे छूटते जा रहे हैं, और आगे बस्तियां ना होने के कारण आगे का रास्ता सुनसान हो रहा था। नेपाली युवतियां जो अपने गोद में बच्चे को भी लिए हुए, पीठ पे बांधे हुए और पीठ पर कार्टून बांधे हुए और स्वेटर बुनते हुए चली जाती थी, तो वो भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। आगे के रास्ते पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, और देखते देखते रास्ते वीरान होने लगे। तो इसके बाद जो है, अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। जब ये काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां से जो घाटी में घर देखते हैं वो ऐसा लगता था कि छोटे छोटे जो घर होते हैं वो रखे हुए हैं, ताश के पत्तों के या फिर कार्टून से बने हुए, गत्तों से बने हुए, बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे। बहुत ही बड़े बड़े घर जो इनको काफी छोटे दिख रहे थे। और अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था हिमालय। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य रहा था। पल पल परिवर्तित हिमालय। कितने लोग, कितने कवि, कितने साहित्यकार, कितने पिकनिक मनाने वाले, कितने दर्शनार्थी लोग जो है अपना इच्छा मानते हैं कि हम हिमालय पर्वत के दर्शन करें और उसका लाभ प्राप्त करें, उसके बारे में अध्ययन करें। तो लेखिका के सामने अब जो है हिमालय पर्वत प्रकट हो रहा था।
और जो परिवर्तित होता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़े होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। जब ये आगे बढ़ी तो काफी परिवर्तन हुआ। इन्हें विशालकाय हिमालय के दर्शन हुए और घटाएं गहराती गई, मतलब बादल जो है चारों तरफ काले काले बादल घिराए और पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। बीच बीच में कहीं ऐसा लग रहा था कोई जादुई चमत्कार हो रहा है, तो फूल भी खिलते हुए दिखाई पड़ जाते थे बीच बीच में। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाले गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। और इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि हम कहीं खो ना जाएं कहीं। तो ये गाना सब गुनगुनाने लगे। और इसके बाद हम आपको अब कुछ प्रश्न देंगे। सभी बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और तैयार करेंगे, और बचा हुआ भाग हम आपको लेकर के अपने अगले भाग में आएंगे। आइए हम अब देखते हैं आज के कुछ प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो आपने पढ़ा था, जो मैंने आपको समझाया, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे और मेरा ये विश्वास है और उम्मीद है कि इनमें से आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। यहाँ पे गंतोक का अर्थ गैंगटोक के लिए है। दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है, इसलिए सभी बच्चे इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो ये 3 प्रश्न हैं। इनके प्रश्न के उत्तर आज जो मैंने पढ़ाया है आपको उसी में से मिलेंगे। सभी बच्चे इनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। और इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से और भी अच्छी, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद।